अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कार जहाँ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहबाज अहमद। नाज़रीन, जैसा कि हम मुख्तलिफ सोशल इश्यूज़ पर बात करते हैं और उससे मतलब मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की राय ले जाने की भी कोशिश करते हैं, इसी तरह आज हमने उन नौजवानों के लिए एक प्रोग्राम तरतीब दिया है कि जो नौजवान पाकिस्तान से यूरोप या अमेरिका में चले जाते हैं और साल हर साल की तगोदो के बावजूद उनका कोई लीगल स्टेटस नहीं रहता, उनके घर वाले पीछे परेशान रहते हैं और वो वहाँ पे किसी न किसी मसले का शिकार रहते हैं। इस पर हमारे पीटीवी न्यूज़ के रिपोर्टर शबीर अहमद साहब ने एक रिपोर्ट तरतीब दी है, आइए पहले वो सुनते हैं। जर्मनी में पनाह हासिल करने वालों की तादाद में इजाफे की वजह से जर्मनी में गैर कानूनी तरीकों से आकर पनाह हासिल करने वालों की हौसला शिकनी की जा रही है। इनकी दरख्वास्तों को जल्द निपटाने के साथ इनको मुस्तरद भी किया जा रहा है। इनमें पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले भी खासी तादाद में शामिल हैं। मोस्टली इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं और मैं नहीं समझता, अक्सर मुहिब वतन भी मिले हैं लेकिन बहरहाल इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से यहाँ आ जाते हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि उनको सही गाइड करें, जो कि हम करते हैं, और उनको कॉन्सुलर डॉक्यूमेंट्स दें। अगर किसी के केस अप्रूव हो जाते हैं और सेटल हो रहे होते हैं तो फिर उनको पासपोर्ट्स देना, या वो भी, यहाँ कई लोग कहते हैं वहाँ वेरिफिकेशन मकामी अथॉरिटीज़ मांगती हैं हमसे, तो उनके केसेस भी रेफ़र करते हैं और उनको कॉन्सुलर डॉक्यूमेंट जिस किस्म का भी चाहिए हम उनकी हेल्प करते हैं। नई जिंदगी की आरजू में मौत का खतरा मोल लेकर पाकिस्तान से जर्मनी तक का सफ़र करने वालों की कहानी इन पनाहगज़ीनों की कहानी से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं, जिन्होंने नई जिंदगी की आरजू में अपने वतन से हिजरत की और दियारे गैर में गैर कानूनी तौर पर आने की वजह से पनाह लेने पर मजबूर हुए। ऐसी ही एक कहानी गुजरात से तल्लुक़ रखने वाले नौजवान साकिब महमूद कुरैशी की है, जो 13 बरस पहले अपने ख्वाबों को पूरा करने गैर कानूनी तरीके से जर्मनी पहुंचने में कामयाब तो हो गया, लेकिन यहाँ आकर इसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। गुज़श्ता एक दहाई से जर्मनी में गैर कानूनी हैसियत से मकीम होने के और कानूनी हैसियत मिलने के इस तवील इंतज़ार में इसे मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर 20 साल भी इधर बैठे रहोगे ना तो ये आपको लीगल नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट जो सी है ना वो और हैं, वो ऐसी रिक्वायरमेंट है कि वो हम लोग पूरी नहीं कर सकते। आज अगर मैं इधर ना आता, पाकिस्तान में होता, मेरी शादी होती, मेरे भी बच्चे होते, मेरी भी एक फैमिली होती, लेकिन कुछ भी नहीं है। अभी इधर आके अपनी ज़िंदगी ख़राब की, ना आगे के रहे ना पीछे के रहे, दरमियान में ही अटक के रह गए। पनाह लेने वालों को इनके फैसलों तक रखे जाने वाला लागर एक पुराना ईंटें बनाने वाला भट्ठा है, जिसमें लकड़ी के बने हुए सदियों पुराने कमरे हैं। साकिब आज भी इस लागर में रहने पर मजबूर है, जहां 13 साल पहले इसने रहना शुरू किया था। इस दौरान कई पनाह लेने वाले आए और पनाह मिलने के बाद चले गए। कारोबारी लोग जितने भी हैं, हम इन लोगों को चाहते हुए भी कोई काम भी नहीं दे सकते। वो इसलिए कि इन लोगों के पास कोई काम करने की इजाज़त नहीं होती है, और काम ऑलरेडी यहाँ पर लोग इतने बेरोज़गार हैं कि इन लोगों को काम की इजाज़त लेने के लिए भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 13 साल की कोशिश के बावजूद इसका पनाह हासिल करने की दरख्वास्त गलत नाम और पता बताने के इल्ज़ाम पर खारिज कर दी गई है। अपने मुल्क में खाओ पियो, अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ रहो खुशी खुशी। जरूरत नहीं है आपको ऐसा फैसला लेने की जिससे आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, ना आप पीछे वालों की हेल्प कर सकें ना अपनी हेल्प कर सकें। मुश्किलात के बाद एक आसान और खुशहाल जिंदगी की उम्मीद पर जिंदगी के 13 साल गुजारने वाले साकिब को इस वक्त सख्त सदमा हुआ जब उसे कौंसल खाने बुलाकर उसके हाथ में वापसी के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट थमा दिया गया और 10 दिन के अंदर उसे पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है। नई जिंदगी की आरजू में मौत का खतरा मोल लेकर यूरोप और खासकर जर्मनी आने के ख्वाहिशमंद अफराद को चाहिए कि वो साकिब से सबक सीखते हुए एजेंटों के हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। नाज़रीन, आपने शबीर अहमद खोखर साहब की ये रिपोर्ट देखी और एक नौजवान की कहानी भी सुनी। नाज़रीन, आज का हम ये प्रोग्राम जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट से कर रहे हैं, जो यूरोप का गढ़ समझा जाता है। आज के इस प्रोग्राम के लिए जिन मेहमानों को हमने दावत दी है उनसे मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ। मेरे सबसे पहले मेहमान हैं हाफिज़ अब्दुर्रहमान साहब। ये ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं और 25 साल से फ्रैंकफर्ट में काम कर रहे हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं परवेज़ अख्तर साहब।
पाक जर्मन बिजनेस एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और तकरीबन 36 साल से जर्मन में मुकीम हैं। मेरे तीसरे मेहमान हैं हसीब एजाज बुटर साहब। ये कानून के तालिब इल्म हैं जस्टिस लीबेक यूनिवर्सिटी गीजन जर्मनी से। और मेरे चौथे मेहमान हैं मोहम्मद एजाज साहब, समाजी कारकुन हैं और ट्रांसलेटर हैं, 30 साल से जर्मनी में मुकीम हैं। मैं अपना सबसे पहला सवाल हाफिज़ अब्दुर रहमान साहब से करता हूँ। हाफिज़ साहब, आप ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट भी हैं और 25 साल से जर्मनी में मुकीम हैं। अभी आपने रिपोर्ट देखी, बताइए कि ये नौजवानों के साथ ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि इसमें नौजवानों का कसूर कोई नहीं है। जब इंसान किसी मुश्किल में होता है तो वो अपने हालात दुरुस्त करने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ कदम उठाता है। इसके बावजूद मेरा जो मशवरा है वो ये है नौजवानों के लिए, खुसूसन जो इस वक्त भी तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान से जर्मनी, मैं तो जर्मनी की बात कर सकता हूँ लेकिन दूसरे यूरोपीय ममालिक का भी यही असूल है, इसी तरह के हालात पाए जाते हैं। बिल्कुल यही हालात पाए जाते हैं, लेकिन जर्मनी के जो हालात हैं थोड़े से सख्त हैं दूसरे ममालिक की निस्बत, कि उनको सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं। सबसे पहले उनको ये कहा जाता है जी हम आपको वीज़ा दिलवाएंगे। एजेंट्स जो है उनको सब्ज़ बाग दिखाते हैं और उनको बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन जो है उनको देते हैं। तो चूंकि वो आदमी परेशान होता है, नौजवान परेशान होता है, वो उसकी हर बार पे बिलीव कर लेता है। मेरी राय और मेरा मशवरा उनके लिए ये है कि वो जो नौजवान यहाँ आना चाहते हैं वो सबसे पहले अपने वीज़े का जो स्टेटस है उसका पता करें। परवेज साहब, नौजवान जो पाकिस्तान से यूरोप में आते हैं रोज़गार की तलाश में, उनको ये शिकायत है कि उनके सीनियर्स जो बड़े अरसे से यहाँ बैठे हुए हैं, बिजनेसमैन जो हैं, वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते, उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करते। जो यहाँ पर लोग पहुँचते हैं किसी न किसी तरीके से असाइलम अप्लाई करते हैं, असाइलम अप्लाई करने के बाद वो जॉब की तलाश में होता है। मोस्टली उनके पास वीज़ा जो होता है काम करने का, यहाँ पर जर्मनी में स्पेशली उनके पास एक काम करने का वीज़ा होना चाहिए। अच्छा, वो नहीं होता। फिर उसके बाद यहाँ पर यह है कि जिनके पास काम करने का वीज़ा भी है उनको भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से एक सर्टिफिकेट या एक कह लें क्लियरेंस लेनी पड़ती है, आर्बिट्रल जो कहते हैं जिसको, वो लेनी पड़ती है, वो भी उनके पास नहीं होती। अगर फ़र्ज़ करें कि हम उनको काम दे भी दें, हम लिख दें कि भाई इनको काम देते हैं, तो आर्बिट्रल वाले जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। वो पहले कहते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन के अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको जॉब्स, उनको प्रेफरेंस देते हैं। परवेज साहब, ये बताएं कि अगर इतने बड़े कानूनी हुक्म आ जाते हैं तो पहले इनको वीज़ा जारी क्यों किया जाता है या इनको जर्मनी में दाखिल क्यों होने दिया जाता है? फिर देखें, उनको फॉर द टाइम बीइंग वो तो वीज़ा दे देते हैं, कुछ अरसे के लिए उनको काम करने की भी इजाज़त नहीं होती। उनको एक थोड़ा सा अलाउंस देते हैं जिससे वो हार्डली अपनी जो मंथली लिविंग है, जो खर्च जो रेट कहते हैं, जी एग्जैक्टली, वो देते हैं ताकि वो अपना रोटी वगैरह खा सकें, ताकि वो ज़िंदा रह सकें। उसके बाद कुछ अर्स के बाद उनको अलाउ करते हैं कि 6 महीने या 8 महीने के बाद उनको अलाउ करते हैं कभी आप काम भी कर सकते हैं। अच्छा, काम करने के बाद जो एक आदमी, जो कंपनी उनको एम्प्लॉय करेगी, वो उसके लिए उनको एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से क्लियरेंस लेनी पड़ती है, जिसको आर्बिट्रल कहते हैं जर्मनी के अंदर, वो लेनी पड़ती है। तो उसके लिए जब हम उनके लिए अप्लाई करते हैं तो आर्बिट्रल जिसको कहते हैं, जहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, वो अमूमन रिफ्यूज़ कर देती है। वो इसलिए रिफ्यूज़ करते हैं, वो कहते हैं कि पहले हमारे पास जो यूरोपियन यूनियन के लोग हैं या और जर्मन्स हैं या यूरोपियन यूनियन के लोग हैं, उनको प्रेफरेंस बेसिस पे वो इजाज़त अकोमोडेट करते हैं। उनको अकोमोडेट करने के बाद अगर कोई जॉब बाकी रह जाए तो इन लोगों को इजाज़त देते हैं। जी शुक्रिया परवेज साहब। हाफिज़ साहब, अभी आप मुझे ये बताएं कि फिर इन नौजवानों को कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए कि ये इस तरह के मसाइल से बच सकें? इसका बेहतरीन हाल ये है कि जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अपने वीज़ों के सिलसिले में उनको भरपूर तरीके से इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, कौन सा वीज़ा उनको मिला है और कितनी देर के लिए है, और इसके अलावा जो एजेंट्स हजरात उनसे वादा करते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान में रह के करनी चाहिए। जब वो यहाँ आ जाते हैं तो वो बहुत लेट हो चुका होता है। तो उस वीज़े की जो नौइयत है और उसमें कितनी देर का है और कौन से काम की उसकी इजाज़त है,
ہے, उसका जो ऑक्यूपेशन है वो कौन सा है. तो अगर इस किस्म की सारी चीज़ों की तहकीक जो है वो पाकिस्तान में ही कर ली जाए तो फिर यहाँ आकर उनको इस किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े. हर तालिब इल्म को पर वीक 20 घंटे काम करने की इजाज़त गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, लेकिन मैं काम इस वजह से नहीं कर पा रहा क्योंकि पढ़ाई का जो है वो इतना ज़्यादा लेंथी है कोर्स के टाइम नहीं मिलता कि उसको टाइम दिया जा सके. पहले तो यहाँ पर मास्टर्स के अंदर एडमिशन पाकिस्तानियों को बहुत मुश्किल से मिलता था. उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारे बैचलर्स को जर्मन जो इंस्टीट्यूट है या एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो हमारे बैचलर्स को, पाकिस्तान के बैचलर्स को यहाँ मानता नहीं था. लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है. अब बैचलर्स किए हुए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मास्टर्स जर्मनी में करने के लिए आ सकते हैं, उनको इजाज़त मिल गई है. और अगर वो यहाँ पर मास्टर्स करने के लिए आएँ तो साथ ही साथ वो काम करने की भी इनको परमिशन है. चौधरी मोहम्मद एजाज साहब, आप समाजी कारकुन हैं और आप इन्हीं तरह के इश्यूज को देखते हैं. मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने शबीर खोखर साहब की रिपोर्ट में देखा कि नौजवान जो है वो उसने अपने मुंह से ये कहा कि इससे कहीं बेहतर है कि मुझे पाकिस्तान में होता, मेरा मुस्तकबिल बनने की बजाय तबाह हो गया है. क्या ये बहुत से स्टूडेंट के साथ है, बहुत से नौजवानों के साथ ऐसा है, या कोई इक्का दुक्का ऐसे लोग होते हैं कि जिनके साथ ऐसे इश्यूज बनते हैं? पहले तो मैं थोड़ी सी तस्हीह करना चाहता हूँ कि एक होते हैं तालिब इल्म, वो आते हैं स्टूडेंट वीज़े पे. उनका तो मसला सिर्फ पढ़ना होता है या वापस जाना होता है, या जब वो तालीम मुकम्मल कर लेते हैं तो यहाँ की गवर्नमेंट उनको 18 माह या 2 साल या 1 साल वक्त देती है कि आप अपनी जॉब ढूंढ लें, आपको काम मिल जाए तो यहाँ पे रह सकते हैं, वगरना उनको वापस जाना पड़ता है. दूसरा वो लोग हैं जो बगैर वीज़े के यहाँ पे आते हैं. मसला दरअसल उनका है. जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं एजेंट्स के थ्रू वो सारे इलीगल आते हैं यहाँ पे. वीज़े के साथ कोई भी शख्स यहाँ पे नहीं आता. अगर उनके पास वीज़ा हो तो फिर उनको एजेंट करने की ज़रूरत नहीं है. तो वो इलीगल आते हैं, या तो जाली पासपोर्ट पे आते हैं या वो जाली वीज़े पे आते हैं. फिर वो जब यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो मसाइल तब शुरू होते हैं. पहली बात, कुछ लोग जो हैं अगर उनका कोई पनाह का केस ठीक हो तो उनको पनाह मिल जाती है अगर मजबूत हो उनका. और कुछ लोग जो होते हैं जो मुआशी पनाह गज़ीन होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं वो, लेकिन उनको यहाँ पे रहने के लिए अपना स्टेटस के लिए पनाह की दरख्वास्त देनी पड़ती है. और जब वो पनाह की दरख्वास्त देते हैं तो जैसा कि दूसरे साथियों ने भी ये बताया, तो उनके वीज़े की जो नौयत होती है वो 3 माह के लिए होती है पहले, और फिर उसको बढ़ा के कभी 6 माह भी कर देते हैं, कई लोगों को 1-1 माह का देते हैं. और फिर सबसे बड़ी बात जिसका भी जिक्र नहीं हुआ वो यह कि वो इलाका बाउंड होता है. मसलन फ्रैंकफर्ट वाला ओफनबाग नहीं जा सकता, ओफनबाग वाला विस्बादन नहीं जा सकता, सूबा नहीं, इलाका बाउंड इलाका. वो ये उन पे डिपेंड करता है कि डिस्ट्रिक्ट का वो करते हैं, डिवीजन का करते हैं या सूबे का करते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है. और फिर उनको पहले 3-4-6 माह काम की इजाज़त बिल्कुल नहीं देते. और फिर अगर कोई अप्लाई कर दे, परसों चौथ में किसी के साथ गया हुआ था तो उन्होंने अप्लाई कर दिया, वो तीसरी मरतबा उसने अप्लाई किया, लेकिन वो उस प्रोसेस को इतना लंबा कर देते हैं कि या तो वो जो कंपनी है जिसने उसको ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दिया है कि आप हमारे पास काम कर सकते हो, वो उसको छोड़ जाती है कि भाई 4 हफ्ते हम आपका इंतजार किया जाता है. मैं कह तो नहीं सकता लेकिन लगता है ऐसा ही है. लीगल फॉर्मेलिटीज हो सकती हैं. जी हसीब साहब, आप तालिब इल्म हैं और हैं भी आप कानून के तालिब इल्म. ये बताइए कि क्या एक तालिब इल्म जो पाकिस्तान से अपनी आला तालीम के लिए जर्मनी में आना चाहता है वो अपने आप पे, अपने बलबूते पे यहाँ पे गुजारा कर सकता है या उसको घर से पैसे मंगवाना पड़ते हैं? देखें जी, इस सिलसिले में मेरा ओपिनियन ये है कि जर्मनी के अंदर सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है स्टूडेंट बिल्कुल नया होता है, तो शुरुआत के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैंग्वेज का है. क्योंकि जर्मनी के अंदर लैंग्वेज के बगैर आपको जॉब का मिलना नामुमकिन है. तो इस हवाले से जॉब तो नहीं की जा सकती. और जहाँ तक आपका ये सवाल कि जी वो यहाँ पर अपने एक्सपेंसेस बर्दाश्त कर सकता है, तो मैं इस सवाल का जवाब ये दूंगा कि यहाँ पर स्टूडेंट को अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर स्टूडेंट खुद नहीं कमा सकता, जो मेरा व्यू है, और बहुत ही मुश्किल है
नामुमकिन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि स्टूडेंट्स को लैंग्वेज बैरियर है। अच्छा चौधरी जासिम, ये बताइएगा कि अभी जैसे हसीब ने जर्मनी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म की हैसियत से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और वो कहते हैं कि जी एक स्टूडेंट के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। अगर ये इतनी सारी मुश्किलात हैं तो तालिब इल्म जो है वो तो पाकिस्तान में उसकी फैमिली यहाँ पे सपोर्ट करना उसके लिए मुश्किल काम है, तो कैसे तालिब इल्म जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है कि वो अपनी अखराजात जो है वो भी बर्दाश्त कर सके और अपनी तालीम जो है उसको भी जारी रख सके? इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि जब तालिब इल्म पाकिस्तान से नया नया आता है तो उसको यहाँ पे जर्मन ज़बान सीखने के लिए 2 से 3 सेमेस्टर चाहिए होते हैं, क्योंकि मैंने भी 2 सेमेस्टर में लैंग्वेज सीख ली थी। और जैसा कि मेरे भाई ने ये बताया है कि यहाँ पे तालिब इल्म को 20 घंटे काम करने की इजाज़त होती है, तो यहाँ पे बहुत सारे अदारे ऐसे हैं, सिर्फ अदारों का पता होना चाहिए। और यूनिवर्सिटीज़ में भी हमारे ज़माने में तो कम से कम यूनिवर्सिटी के उस बोर्ड पे, पिन बोर्ड पे लगी हुई होती थी कि कहाँ पे कौन से लोग स्टूडेंट्स की तलाश में हैं, तो उनको वो लेते ही सिर्फ स्टूडेंट्स को है। और चूंकि स्टूडेंट बेसिकली इंग्लिश बोल सकता है, जो यहाँ पे आएगा वो इंग्लिश तो उसको आती होगी, तो काम चल जाता है। स्टूडेंट्स के लिए 2 सेमेस्टर पहले थोड़े से मुश्किल होते हैं, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल अगर स्टूडेंट काम करना चाहे तो उसे काम ना मिले। जी शुक्रिया नसरुल्लाह साहब। अभी हमने बड़ी मायूस कुन गुफ्तगू एक नौजवान की सुनी। आप माशाल्लाह नौजवान आदमी हैं और बड़े अच्छे बिजनेसमैन कहलाते हैं, तो क्या इसमें कोई एनर्जी है या ये बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पे कारोबार करना? जी, कारोबार करना आई थिंक पूरी दुनिया में ही आसान है अगर बंदा मेहनत करे। डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करें, उतना ही आपका कारोबार आगे चलता है और उतना बेहतर होता है। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कारोबार करना ज़्यादा बेहतर नहीं है पाकिस्तान में करें या यहाँ करें, आई थिंक देयर इज नो डिफरेंस। रज़वान सैयद साहब, आप जर्मनी जैसे मुल्क में सहाफ़ती बरादरी की नुमाइंदगी करते हैं और आए रोज़ अभी हमने अपने मेहमानों से और मुख्तलिफ लोगों से भी देखा, एक नौजवान 2-3 लोगों की वो भी स्टोरी देखी, तो सहाफ़ी जो है वो हमेशा दूसरों के हक़ के लिए कोशिश करता है और लड़ता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन ऐसे लोगों को जो जर्मनी में जैसे चांसलरी है वो जब कवानीन बनाते हैं, तो आप अपने तौर पे आपकी बॉडी जो है उनके कवानीन में नरमी के लिए कोई आवाज़ उठाती है? देखें, ये हुकूमतें तो नहीं चाहती कि इधर असाइलम के लिए कवानीन में नरमी बरती जाए। कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जो इसके लिए कोशिश कर रही हैं कि जो फॉरेनर्स इधर आते हैं और असाइलम लेना चाहते हैं उनके लिए आसानियाँ की जाएं। तो वैसे यूरोप में मजमूई तौर पर यहाँ पे एक पार्टी लेबर पार्टी है और वो नुमाइंदगी ही मजदूरों की करती है, तो आप क्या उनकी इन पॉलिसीज़ पे एहतजाज नहीं करते या आप अपना नुक्ता नज़र नहीं उठाते? देखिए जी, हम हर फोरम में इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, इनके साथ बहस करते हैं और मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा हमारी एम्बेसी भी पूरी तरह कोशिश करती है कि जो लोग इधर आए हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अरसा इधर गुजार के कुछ ना कुछ पैसे कमा के अपने मुल्क में जाएं। लेकिन ये जो हुकूमतें हैं इनकी कोशिश ये है कि जो स्पेशलिस्ट हैं किसी भी फील्ड के उनको लिया जाए और उनके लिए उन्होंने दरवाजे खोले भी हुए हैं। जो नौजवान पाकिस्तान के जो आपका बुनियादी मौजू है, तो उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो नौजवान स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए यूरोप और दुनिया के दरवाजे खुले हैं। जो नौजवान कम तालीम याफ्ता है, जो नौजवान नॉन टेक्निकल हैं, बगैर किसी वीज़े के गलत तरीके से गलत रास्तों से सफ़र करते हुए, ज़िंदगी को दाव पे लगा के सफ़र करते हुए जब इधर आते हैं तो रास्ते की परेशानियों के अलावा उनके लिए इधर भी परेशानी है। तो खीर साहब, आप जर्मनी में कितने अरसा से मुकीम हैं? तकरीबन 37 साल से। अच्छा, आप 37 साल से यहाँ पे मुकीम हैं और आप कारोबार क्या करते हैं? अभी बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन एक अर्सा तक मजदूरी कर रहा था। मेरी कहानी उस बच्चे की कहानी से मुख्तलिफ नहीं है। मैं अभी तकरीबन 14 साल लग गए मुझे सेटल होने में, लेकिन आज मैं मैसेज अपने बच्चों को ये दूंगा कि खुदारा तलीम हासिल करो। मैं अपने तजर्बे दी बना दे उत्ते तुहानूं दसना, जदों मैं जर्मनी च आया सां मेरे को तलीम नहीं सी ते मैनूं दूजियां नैशनल दा महताज होना पिया तर्जमानी वास्ते, इंडियन दा, श्रीलंकन दा, ते उस सिलसिले नूं खत्म होना चाहिए।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਅਗਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਵਰਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਂਸ नहीं है। अच्छा तौकीर साहब, अगर कोई कारोबार शुरू कर लेता है, क्या आप मुतमिन हैं इसके यूरोप के निज़ाम कारोबार से? जी बिल्कुल, बहुत मुतमिन हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿस्तान ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ करना चाहते हैं। अच्छा हाफिज साहब, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसको डील करते हैं और नौजवानों के इश्यूज से भी बखूबी आगाह हैं। आपसे मैं मुख्तसर सा नुक्ता नज़र लेना चाहूँगा कि आप अपना कोई अच्छा मैसेज देना चाहें। मैं फिर वही बात करूंगा कि जो भी यहाँ आना चाहता है, खा वो स्टूडेंट है या वो एक एक्सपर्ट है, वो अपना पहले पूरी तैयारी करके आए। अगर स्टूडेंट्स है तो उसको पता होना चाहिए कि मेरी स्टडी के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो नेसेसरी हैं। लैंग्वेज का मामला है, वीज़े का मामला है। और अगर कोई शख्स जो है वो एक मुकम्मल और प्रोफेशनल तैयारी करके यहाँ आए तो मैं समझता हूँ कि यहाँ उसके लिए बहुत से चांसेस हैं। मगर खुदारा ऐसे एजेंटों से ज़रूर बचें जो आपको सबस पाक दिखाकर आप अपने घर वालों के पैसे, अपने माँ बाप के पैसे ज़ाया करके यहाँ आते हैं। तो हमारे मुशाहदे में ये भी आया है कि बहुत सारे लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच के, अपने घर बार बेच के यहाँ पहुँचते हैं और 3 माह के बाद उनको यहाँ से ज़बरदस्ती वापस भेज दिया जाता है। स्टूडेंट्स के लिए पैगाम देना चाहता हूँ, यंग जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, यंग बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं और अपनी स्टडी को स्टडी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आए। वजह ये है कि इस वक्त आप यूके में देख लें और दूसरे मुल्कों में देख जहाँ पर इंग्लिश से उनको एजुकेशन मिल सकती है, यहाँ पर इस वक्त जर्मनी चीपेस्ट कंट्री है एजुकेशन लेने के लिए। 280 यूरो जो एक सेमेस्टर की फीस है। आप यूके में चले जाएं, यूके के अंदर आप एक सेमेस्टर, वहाँ पर जो एनुअल फी है वो 15 to स्पेशली फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए वो ओवर 20,000 पाउंड है साल की। तो आप इमेजिन करें कि वी आर चीपेस्ट। और हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो यहाँ की यूनिवर्सिटी भर दे, पढ़ने के लिए आए। और यहाँ पर काम के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर वो 20 आवर्स काम कर सकते हैं वीक में। और अगर वो ये करें कि पाकिस्तान से पहले ही अपना टेक्निकल एजुकेशन लेने के लिए वो पाकिस्तान से लैंग्वेज जो है वो वहाँ पर चूँकि चीप रहेगी उनके लिए, वो 1 साल का इंटेंसिव कोर्स है, वो ले लें, वो करें और यूनिवर्सिटी में दाखिला लें। द चीपेस्ट जो दुनिया में इस वक्त यूरोप के अंदर प्लेस है वो जर्मनी है। मेरे तमाम मेहमानों का शुक्रिया, आप जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों से प्रोग्राम के लिए खसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, आपने मेरे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी जो अरसा दराज से यहाँ पर मुकीम है और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से उनका ताल्लुक़ है। आपने बिज़नेस कम्यूनिटी के लोगों की बात भी सुनी और आपने तालिब इल्म का पॉइंट ऑफ व्यू भी जाना। इस बात में कोई शक नहीं है कि जर्मनी जो है ये इंजीनियरिंग बेस्ड मुल्क है और इसकी इकॉनमी का दारोमदार जो है वो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पे है। ज़ाहिर है इसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान से आने वाले तालिब इल्म जो टेक्निकल एजुकेशन और टेक्निकल हैंड रखते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन बहरहाल तरक्की की ख्वाहिश में आने वाले उन नौजवानों के लिए ये सूरत हाल वाकई मायूस कुन है जो ना तो तालीम याफ्ता है और ना टेक्निकल एजुकेशन रखते हैं। आज के इस प्रोग्राम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।